हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिविल डिस्कवरी पे। तो एक बार फिर से हम आपके बीच एक नए जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं। तो देखिए इस बार का जॉब जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से आया है। तो इस बार जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी उत्तराखंड में आई है। तो बहुत ही अच्छी बात है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या कुछ है, नोटिफिकेशन में कितने नंबर वैकेंसी है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो जुड़ रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि इस पेपर को कैसे क्रैक करना है। तो देखिए रिक्रूटमेंट में आप जाइए, सबसे पहले आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का कॉलम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट कॉलम में जा करके आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको सबसे टॉप पे ही दिख रहा होगा यहाँ पे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में विज्ञप्ति विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन इस पर। तो देखिए आपको यहाँ पे विज्ञप्ति मिल जाएगा, विज्ञापन मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन हेतु क्लिक करना है। तो मैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेता हूँ कि कितना क्या कुछ है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में। तो एडवर्टाइजमेंट मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ आपके लिए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है जो जिसका हरिद्वार में है ऑफिस है, तो यहाँ से विज्ञापन निकाला गया है। और विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि है 1 सितंबर 2021 है, यानी कि आज जिस दिन मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ इसी दिन इसका विज्ञापन आया है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम जो तिथि निकाली गई है इसमें वो 21 सितंबर 2021 है। तो ये दोनों डेट आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, इसके अंदर ही आपको फॉर्म फिल कर देना है। और परीक्षा शुल्क आप 21 सितंबर को रात के 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए। तो अभ्यर्थी के लिए आपको आवेदन करते समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में मैच करें, जो भी आपका आरक्षण है उसके संबंधित आपको वहाँ पे बताना। अगर नया उत्तराखंड का रेसिडेंट आपके पास में है तो आप तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए कि आप सुनिश्चित कर लें कि आवेदन आपको 21 सितंबर 2021 तक फिल कर देना है। और जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए 21 सितंबर 2021 तक। अगर आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में हैं तो मतलब आपका मार्कशीट जो इशू का डेट होना चाहिए वो 21 सितंबर 2021 से पहले का होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लें। सच जो फर्जी प्रमाण पत्र अगर है किन्हीं का तो वो जो है इस तरीके से यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है, फर्जी वालों को क्यों अलाउ करेंगे। अब नेक्स्ट आपको ऑनलाइन आवेदन जो करने समय जो पेमेंट करना है नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना है या डेबिट कार्ड के माध्यम से भी हो सकता है। जो भी यहाँ पे परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है वो आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। तो देख लेंगे आगे भी हम लोग कि कितना परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा लिखित परीक्षा होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका। और जो परीक्षार्थी सफल होंगे ऑब्जेक्टिव में यानी कि लिखित परीक्षा में, उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा समस्त प्रमाण पत्रों के साथ, और उनको स्वहस्ताक्षरित मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड जो आपको फोटोकॉपी है उसको जमा कराना होगा। और अंतिम तिथि करने के पहले का ही सारा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक आवेदन जो है एक ही फॉर्म भर फिल कर सकता है और एक साथ 2 फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पर जा कर के पूरा करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये जैसा कि बाकी पेपर विज्ञापन में आपको देखने के लिए मिलता है सेम इसी तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है आपको। प्रसंगत विज्ञापन में 6 विभागों के पद के लिए विज्ञप्ति किए गए हैं, मतलब 6 विभाग हैं यहाँ पे टोटल। इनके लिए आपका जो वैकेंसी है जो निकाला गया है। और आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं रिक्तियों का विवरण। तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 154, यानी कि 154 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो इसमें सारे ही ब्रांचेज को मिला करके निकाला गया है 154 वैकेंसी। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रामीण कार्य विभाग। तो इसमें सहायक अभियंता सिविल के लिए जो जनरल में 14 सीट, और अनुसूचित जाति के लिए 5, और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 3, और EWS के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, और कुल पदों की संख्या 24। इसी तरीके से सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 1 पोस्ट है टोटल। सिंचाई विभाग में यहाँ पे टोटल 46 पोस्ट हैं सिविल के लिए, और आपका मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं। लघु सिंचाई विभाग, ठीक है, यहाँ पे लघु सिंचाई विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के 6 पोस्ट सिविल में कृषि में एग्रीकल्चर में, और सिविल के 2 पोस्ट हैं। पेयजल स्वच्छता में यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल के ही सिर्फ सीटें हैं, 21 सीटें हैं। ऊर्जा विभाग में यहाँ पे सिर्फ विद्युत वालों का है और जो है 2 सीट है। लोक निर्माण विभाग जो PWD होता है आपका, इसमें टोटल
42 सीट है वो सिर्फ सिविल का है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो टोटल 154 सीट है, और जिसमें जनरल का 84 सीट है, और अगर सिविल की बात करें तो 72 सीट के आसपास आता है। तो अदर स्टेट के लिए अगर आप हैं तो सिविल में, तो अगर आपको 72 सीट मिलेगी यहाँ पे। और बाकी आरक्षण वाइज जो है आपको दिया गया है वैकेंसी का डिटेल, क्षेत्रीय आरक्षण का पालन कैसे कैसे किया जाएगा, तो ये सब आप देख सकते हैं अगर आप आरक्षण के दायरे में आते हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया आरक्षण वाली बात। ये आप देख सकते हैं हर उसका विभाग का डिटेल में दिया गया आरक्षण का सीट कितना कितना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ पहला नोट पॉइंट है, जिसमें लिखा गया कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो आई होप, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, कि इसमें सीटें भी और बढ़ सकती है कुछ सीटें। तो देखिए क्या होता है, होप सो आप मना के चलिए कि बढ़ जाए तो अच्छी बात है आपके लिए। पद का स्वरूप राजपत्रित और अस्थायी पद है आपका, यानी कि गजेटेड पोस्ट है आपका, और परमानेंट पोस्ट है। वेतनमान इसमें 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक, यानी कि जो लेवल 10 का पे स्केल होता है वही पे स्केल आपके लिए होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो सारा जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको पता ही है कि जो इसमें रखा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें साफ साफ बोला गया कि आपको सिविल से अगर आप अप्लाई करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको सिविल में आपके पास बीटेक यानी कि बी या बीटेक होना चाहिए आपके पास, और बाकी ब्रांच से हैं तो आप उसी तरह से इलेक्ट्रिकल कहे तो इलेक्ट्रिकल के होने चाहिए, मैकेनिकल कहे तो मैकेनिकल का, और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का होना चाहिए। इसमें अधिमान्य वर्त यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे, तो इसमें साफ साफ कहा गया कि प्रादेशिक सेना में जिन्होंने 2 वर्ष का अवधि पूरा किया है उनको मिलेगा, और जिन्होंने एनसीसी यानी कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उनको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर है उनके पास तो उनको वरीयता दिया जाएगा। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारा क्वालिफिकेशन की बात हो गई, क्वालिफिकेशन बीटेक बी है, ठीक है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया के लिए आपको जो विज्ञापन इसमें निकाला गया है, इसमें लिखित प्रकृति की परीक्षा होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ एग्जाम होंगे आपके यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में क्या सिलेबस से आगे हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है, तो इसमें 21 से 42 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा एज क्राइटेरिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी जनरल कैंडिडेट को भी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उच्चतम आयु में अगर इसके अलावा भी आपको छूट चाहिए, तो आप अगर वहाँ के निवासी हैं तो अकॉर्डिंग टू जैसे भी आपका हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरक्षण। मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि जो वहाँ के निवासी हैं उन्हीं को सिर्फ मिलेगा, और मैं आगे बात कर लेता हूँ इसमें। तो इसमें आगे जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यानी कि जो मेडिकल क्राइटेरिया जो रखा गया है, तो इसमें जो ऐसे तो जो नॉर्मल होना चाहिए वही है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपसे नहीं कहा गया है। तो इसमें सिर्फ जो आई साइट है उसका देख लेना आप लोग, आई साइट का इसमें थोड़ा सा दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका मेडिकल क्राइटेरिया है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए इसमें आपको बता रखा है कि किस तरीके से आप में ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ऑलरेडी पता है, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फिर आपको टिक करके लास्ट में आपको पेमेंट करके सारा डॉक्यूमेंट फिल करना है, और इस तरीके से आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा। आवेदन शुल्क भरने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, तभी आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या फ़ीस रखा गया है। तो 250 रुपये फ़ीस है अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बाकी अगर कैटेगरीज में आप आते हैं तो 100 रुपीज़ का फ़ीस है, और इसके अलावा इसमें प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा जो 26.55 रुपीज़ है। तो आप इस तरीके से 276.55 जनरल और OBC के चार्जेस हो जाते हैं। अब इसके अलावा इसमें मैं अब सीधे सिलेबस पे चलता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है ऑलरेडी, तो हम लोग सीधे अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक तरफ मैं एक बार थोड़ा सा सेंटर के बारे में बता दूं, तो जो सेंटर है इसमें उत्तराखंड में ही होगा आपका एग्ज़ाम, तो उत्तराखंड के ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या नैनीताल को प्रीफर कर सकते हैं, ये आपको पास पड़ेगा दिल्ली से। तो अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चंपावत है, देहरादून है, ऋषिकेश है, नैनीताल है, हरिद्वार नहीं है, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, खातिमा, पंतनगर, पिथौरागढ़, पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, चमोली, न्यू टिहरी और उत्तरकाशी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो बाकी जो उत्तराखंड के हैं वो तो अपने डिस्ट्रिक्ट्स अपने नियर बाई के अकॉर्डिंग ही देंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और फिर इसके अलावा आप रुड़की को चूज कर सकते हैं जो आपको पास पड़ेगा दिल्ली से। अगर आपको घूमना है तो फिर चमोली चूज कर लीजिए, वहाँ से बद्रीनाथ पास पड़ेगा आपको। और अगर नैनीताल है जा सकते हैं घूमने के लिए, तो घूमना और परीक्षा दोनों साथ देना है तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं।
चलिए अब सीधे आते हैं हम लोग सिलेबस पे क्लिक करते हैं, सिलेबस पे आ जाते हैं। तो इसमें देखिए 2 पेपर होंगे, अब एक में नॉन टेक का पोर्शन होगा और एक आपका टेक्निकल पोर्शन होगा। तो जो नॉन टेक का पोर्शन है उसमें समान हिंदी, समान अंग्रेजी और समान अध्ययन, यानी कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ पे आपके नॉन टेक पोर्शन का होगा, जिसमें हिंदी समान हिंदी होगा, जिसमें आप लुसेंट पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। समान अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दे रखा है, समान अध्ययन में उत्तराखंड का भी थोड़ा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे एग्जाम के जो समय अवधि है वो 2-2 घंटे के होंगे, हिंदी हो, अंग्रेजी या फिर जनरल स्टडीज़ का। अब आते हैं जो आपका ट्रेड है, जो आपका ब्रांच है, उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे उसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो सिविल है अगर आप, तो आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। हर पेपर में 1 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन होंगे टोटल और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। और इस तरीके से देखेंगे तो 360 नंबर का हो गया एक पेपर और 2 पेपर 720 नंबर का हो गया, और 720 + 300 यानी कि 1020 मार्क्स, 1020 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा। तो इसी तरह से लिखित परीक्षा 1020 मार्क्स के हो जाएंगे और सब जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा। तो इस तरीके से अगर टोटल देखेंगे तो 1120 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा यहाँ पे। समान हिंदी का पाठ्यक्रम इन्होंने बोल रखा है कि जो भी हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग की जांच हो सके, इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। समान अंग्रेजी का पाठ्यक्रम इन्होंने डिटेल में दिया है। समान अध्ययन के लिए इन्होंने बोल दिया है कि जो समसामयिक घटनाएं होंगी वैज्ञानिक पहलू पर, यानी कि जो जनरल साइंस हो गया। इसके अलावा इसमें भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल और उत्तर उम्मीदवार को विषय अध्ययन किया, मतलब ऐसा दिया जाएगा जिसमें आपको ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। और कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स जो आता है वो आपको पूछा जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षा में आपको जो साक्षात्कार होते हैं, आपको पता है साक्षात्कार में वो तो अपने हिसाब से ही नंबर देते हैं। चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं सिलेबस। तो टर्म्स एंड कॉमनली यूज्ड, ऑफिस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ कंडीशंस, प्रॉपर ऑर्डरिंग जंबल सेंटेंस, करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस, इनवर्स सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंसेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कंप्रीहेंशन, ये सारे यहाँ पे आपको सिलेबस में रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। तो मैं एक ब्रांच का सिलेबस यहाँ पे ले रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का ले रहा हूँ। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में जो स्ट्रक्चर का जितना भी सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर पोर्शन का, यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद स्टील डिजाइन हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया, और पार्ट बी में फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ कैनाल, कैनाल स्ट्रक्चर, डाइवर्जन हेडवर्क, डैम्स, ठीक है। तो ये आपका सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सारा आपका पार्ट हो गया पार्ट 1 का, यानी कि पेपर 1 का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया पार्ट बी में, और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हो गया। इसके अलावा डिजाइन ऑफ कैनाल, कैनाल स्ट्रक्चर और डाइवर्जन हेडवर्क। देखिए इरीगेशन को उन्होंने 2 पार्ट में बांट रखा है। यहाँ पे जो डिजाइन वाला पोर्शन है इरीगेशन का, हाइड्रोलिक कैनाल और कैनाल स्ट्रक्चर और डाइवर्जन हेडवर्क, इनको इन्होंने पेपर 1 में रखा है। बाकी जो इरीगेशन का पार्ट है उसको पेपर 2 में रखा है। इसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग तो है ही, और उसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग जो कोड नंबर 1 यानी कि पेपर 2 है, इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे एंड हाईवे हो गया, रोड्स एंड सर्वेइंग हो गया आपका पार्ट बी में, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो मैं आपसे कह रहा था, जो इरीगेशन का पहला पोर्शन है, जो फंडामेंटल पोर्शन है, इसको उन्होंने पेपर 2 में डाल दिया। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और कैनाल इरीगेशन, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बस यही एक पार्टिकुलर एग्जाम है उत्तराखंड का जिसमें इरीगेशन दोनों ही पेपर में आते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। बाकी जगह आप देख लेना सिलेबस, वहाँ पे सिर्फ पेपर 2 में इरीगेशन कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, और जिसको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 के पार्ट में आप पढ़ते हैं बीटेक में, या फिर इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 1, ठीक है। फिर टिपिकल फीचर ऑफ सीवरेज सिस्टम, ये सारा यहाँ पे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी सॉर्टेड एंड डिटेल में है आपका, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इसमें कंसीडर नहीं किया गया है, जैसे कि सीपीएम पार्ट वगैरह है थोड़ा सा, जो कि जिसको बिल्डिंग मटेरियल में ही कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। और भी मतलब ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं सिविल के, सारे यहाँ पे कवर अप किए गए हैं। तो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, इसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा हुआ होगा। ऑटोकैड वगैरह को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सॉर्टेड सिलेबस, और आपका इस तरीके से मैकेनिकल का सिलेबस है। फिर इसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का पार्ट 2 हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2 का सिलेबस हो गया। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर का सिलेबस और एग्रीकल्चर पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस। तो यहाँ पे टोटल आपके लिए जो वैकेंसी थी वो मैंने आपको बता दिया, और ये टोटल जो आपका सिलेबस है ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसका और भी ज़्यादा कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये था आपका आज का जानकारी वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो टोटल जो वैकेंसी आई है और जो टोटल
क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर लिया। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 154 पोस्ट के लिए निकाला गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात ये है कि काफ़ी टाइम के बाद आया है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अप्रॉक्स 7 ईयर्स के बाद ये वैकेंसी आई है उत्तराखंड में। तो आप लोग लग जाइए इस पेपर के लिए और तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।